हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चालू करें। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की बात करेंगे। कल उपकला ऊतक की बातें अपन ने कर ली थी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में रुधिर आपको परिसंचरण तंत्र के दौरान पढ़ाया ही गया है, उसको अपने को नहीं पढ़ना है। बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आ जाए संयोजी ऊतक, इसी प्रकार चलेंगे अपन। मैं बोर्ड भरता रहूंगा पहले और उसके बाद समझेंगे, उसके बाद आप एक साथ उतार लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड है ये और इसको कम समय में करना है अपने को, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इसी तरीके से पहुंच सकती है आपके पास। संयोजी ऊतक खोज किसने की है? ओ हर्टविग ने की है। उत्पत्ति कैसी कहलाती है? मीजोडर्मल ओरिजिन का ये होता है। जबकि उपकला ऊतक की अगर बात करें तो उपकला ऊतक का ओरिजिन कैसा था? तीनों ही भ्रूणीय जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से ओरिजिन उसका कह रहा था। लेकिन संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कैसी होती है? मीजोडर्मल कहलाती है। विशिष्टताएं क्या है? बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक कौन सा कहलाता है भैया? ये ऊतक संयोजी ऊतक ही कहलाता है और सभी जगह फैला हुआ ये रहता है। कोमल से ठोस प्रकृति के हो सकते हैं और इनकी कोमल से ये ठोस प्रकृति इनकी आधात्री के आधार पर बनती है कि आधात्री की प्रकृति कैसी है, वो भी बताएंगे अभी आपको। कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती है। कोशिका का कार्य क्या है? एक तो ये फाइबर्स बनाएगी, जो संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु होते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर भी कहा जाता है इनको अंग्रेजी में बात करें तो। इसके अलावा जो आधात्री है, जो मैट्रिक्स है, उसका श्रावण भी कौन करता है? ये कोशिका ही करती है, ठीक है। तो कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती है और लेकिन किसको छोड़कर? जो रुधिर है उस रुधिर में क्या नहीं पाए जाते हैं? ये संरचनात्मक प्रोटीन के फाइबर नहीं पाए जाते हैं। रुधिर का जो मैट्रिक्स या रुधिर की जो आधात्री होती है वो कैसी कहलाती है? तंतु विहीन कहलाती है, फाइबर फ्री वो कहलाती है, ठीक है। अब इन तंतुओं का कार्य क्या है? ये शक्ति प्रदान करते हैं, ये प्रत्यास्थता लाते हैं, ये लचीलापन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे और इसके अलावा इलास्टिसिटी लचीलापन लाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता लाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन भी ये प्रदान करवाते हैं। नेक्स्ट है कोशिकाओं की संख्या अल्प होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। जबकि उपकला ऊतक में अपन ने क्या देखा था? कोशिकाओं की संख्या ज्यादा थी, कोशिकाएं एक दूसरे के पास पास पाई जा रही थी, जिसके कारण उनके मध्य पाई जाने वाली आधात्री की मात्रा क्या हो गई थी? कम हो गई थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो कोशिकाओं की संख्या कम होती है, जबकि उनके बीच पाया जाने वाला जो अंतर कोशिकीय अवकाश है वो क्या होता है? ज्यादा होता है और वहां पर पाए जाने वाला पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा होती है। इस संयोजी ऊतक का कार्य क्या हो जाएगा? कनेक्ट करना, सपोर्ट करना और कंडक्शन करवाना, आपस में जोड़ना, संयोजन करना, आलंबन सहारा प्रदान करना और इसके अलावा जो रुधिर भाग इसका जो बनेगा, ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू का भाग बनेगा वो संचरण भी करवाता है, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का कार्य भी करता है। संयोजी ऊतक की अगर बात करें तो आधात्री की प्रकृति कैसी होती है, मैट्रिक्स की नेचर कैसी होती है, इसके बेसिस पर आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहलाता है, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है और वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या इसको संवहनीय संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो आधात्री कैसी होती है? इसकी कोमल होती है और तंतुमयी कहलाती है। तो मैट्रिक्स कैसा हो गया? सॉफ्ट हो गया और फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सघन आधात्री जो है यहाँ पर क्या बोलेंगे? डेंस मैट्रिक्स पाया जाता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाता है, फाइबर की प्रेजेंस यहाँ भी देखी जाती है। संवहनीय कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है, तरल आधात्री कहलाती है और तंतु विहीन आधात्री ये होती है, ठीक है। तो ऐसा तो किस में देखा जाता है? ब्लड के केस में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ भी अगर बात कर लें तो आधात्री तो सघन है ही तथा तंतुमयी भी होती है, तंतु भी पाए जाते हैं तथा तंतुमयी, ठीक है बच्चों। अब पहली बात करते हैं अपन किसकी? सिटी प्रॉपर है। सिटी प्रॉपर में 7 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार के तंतु और इसके अलावा आधात्री उपस्थित होती है, मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। 7 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, एडिपोसाइट, मेसेंकाइमल सेल, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट। इन कोशिकाओं को अभी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अलग अलग करके मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कार्य है, क्या क्या प्रकृति होती है इनकी। तो 7 प्रकार की कोशिकाएं होगी, 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु और रेटिकुलिन तंतु की उपस्थिति भी देखी जाती है और इसके अलावा आधात्री उपस्थित होती है जो यहाँ का आधारीय पदार्थ ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है और ये मॉडिफाइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहलाता है।
रूपांतरित म्यूकोपॉलीसेकेराइड के नाम से जाना जाता है, जिसको हाई एलुरोनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो सिटी प्रॉपर की ये जो बातें लिखी हैं इनको अपन एक एक करके देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें आप कंप्लीट। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक की। और वास्तविक संयोजी उत्तक जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसमें मैंने बताया 7 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं और इसके अलावा मैट्रिक्स उपस्थित होता है। तो 7 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहली कहलाती है फाइब्रोब्लास्ट, जिसको तंतुजन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं भैया इसको? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं और अधिक संख्या में भी पाई जाती हैं। अंडाकार कहलाती हैं, ओवल शेप्ड कोशिका ये कहलाती हैं। 2 प्रकार की बनती हैं, एक फाइब्रोब्लास्ट कहलाती है और एक फाइब्रोसाइट कहलाती है। ठीक है, तो अपरिपक्व जो होती है, अपरिपक्व फाइब्रोब्लास्ट वो तो अपरिपक्व रूप बन गया, और फाइब्रोसाइट इसका परिपक्व रूप कहलाता है। तो इसको तो क्या बोल देंगे, फाइब्रोब्लास्ट तो कैसा है? इमेच्योर, अपरिपक्व रूप है, और ये फाइब्रोसाइट कैसा है? ये मैच्योर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, परिपक्व रूप कहलाता है। इन्हें अविभेदित भ्रूणीय कोशिका कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं आगे चलकर ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट इनका निर्माण करती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका तो क्या बनाएंगी? अस्थि निर्माण का कार्य करेंगी, बोन का फॉर्मेशन करवाएंगी। और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या काम करती हैं? ये कार्टिलेज के निर्माण का कार्य करेंगी। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट तथा कॉन्ड्रोब्लास्ट का निर्माण करती हैं, इसलिए इन फाइब्रोब्लास्ट को क्या कहा जाता है? अविभेदित भ्रूणीय कोशिका कहा जाता है। कार्य क्या है इनका? ये तंतुओं का निर्माण करेंगे, जो 3 प्रकार के तंतु अपन बताएंगे उसका निर्माण फाइब्रोब्लास्ट ही करता है, क्योंकि फाइब्रो प्लस ब्लास्ट, फाइब्रो का मतलब तंतु से हो गया, ब्लास्ट का मतलब निर्माण से हो गया। इसके अलावा मैट्रिक्स का जो श्रावण है, आधात्री का जो श्रावण है, वो भी कौन करवाता है? ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं ही करवाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लाज्मा कोशिका। अल्प संख्या में पाई जाती हैं, आकार में छोटी होती हैं, केंद्रक इनका गोलाकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कोशिका भी अंडाकार, कोशिका जो है वो किसी भी प्रकृति की ज्यादातर अंडाकार ही होती है, लेकिन केंद्रक कैसा होता है इनका? अंडाकार कहलाता है। ठीक है, तो ये अंडाकार जो शब्द है ये कोशिका से संबंधित भी है और केंद्रक से संबंधित भी है। केंद्रक कैसा हो गया? यहाँ पर अंडाकार हो गया। अल्प संख्या और छोटी हो गई, गोलाकार केंद्रक हो गया। केंद्रक में क्रोमेटिन पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और उस क्रोमेटिन की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है, जैसे किसी बैलगाड़ी के पहिए में जो तिल्लियां लगी होती हैं, जो स्पॉक्स लगी होती हैं, उसके जैसी ये प्लाज्मा कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिन्हें कार्ट व्हील कोशिका भी कहा जाता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान कोशिका भी कहा जाता है। तो कार्ट व्हील कोशिका के नाम से भैया कौन सी जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी? प्लाज्मा कोशिका। और क्यों कहा जाता है इनको कार्ट व्हील कोशिका या बैलगाड़ी के पहिए के समान कोशिका? क्योंकि उनमें जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो किस रूप में होता है? पहिए की तिल्लियों के समान वो दिखाई देता है। जो पहिए में स्पॉक्स लगी हुई होती हैं, ताड़ियां लगी हुई होती हैं, उसके जैसा ये दिखाई देता है। कार्य क्या हो जाएगा? ये इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण करते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बनाता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से ये लिख दिया कि एंटीबॉडी का निर्माण ये करते हैं। और एंटीबॉडी का निर्माण किसके निर्माण के द्वारा? एंटीबॉडी का निर्माण इम्यूनोग्लोबुलिन निर्माण के द्वारा। जब अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये एंटीबॉडीज आएंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन आएंगी, 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। यहाँ पर जो IG शब्द लगा हुआ है इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी अपन आगे चलकर कहाँ पर देखेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखेंगे। नेक्स्ट होती है मास्ट कोशिका। ये अमीबीय तथा अंडाकार कोशिका कहलाती हैं। द्विपालित या त्रिपालित केंद्रक पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल भी बनता है।
कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या वास्तविक संयोजी उत्तक की वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें द्विपालित या त्रिपालित केंद्रक पाया जाता है। इनमें ये जो केंद्रक होता है ये एस आकार का होता है भैया। किस आकार का कहलाता है? एस आकार का केंद्रक कहलाता है। ठीक है, एस आकार का मतलब यहाँ पर जैसे एक पाली तो ये बन गई इसकी, ठीक है, दूसरी पाली यहाँ बन जाती है और तीसरी पाली यहाँ बन जाती है। तो एक पालित या द्विपालित या त्रिपालित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की 2 लोब या फिर 3 लोब उपस्थित होती हैं तो एस आकार का केंद्रक कहलाता है। कार्य क्या है इसका, फंक्शन क्या है? यहाँ पर इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है मास्ट कोशिका के। हिस्टामिन का ये स्रावण करता है। हिस्टामिन क्या करता है? वाहिका प्रसारक कहलाता है, वेजोडाइलेटर कहलाता है। वाहिका प्रसारक का मतलब वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर। ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है, ब्लड वेसल में प्रसार ये करवाता है। और ऐसा किस दौरान होता है? एलर्जी की क्रियाओं के दौरान, या प्रदाहकता कहीं हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से, तो उस दौरान भी हिस्टामिन का स्रावण होता है, वेजोडाइलेशन होता है और वाहिका विस्फारण होगा तो रुधिर का बहाव उस क्षेत्र में बढ़ेगा। उस क्षेत्र में रुधिर का बहाव बढ़ेगा तो ज्यादा संख्या में WBC जाएंगी और जिसकी वजह से एलर्जी उत्पन्न हुई है उस कारक को WBC नष्ट कर देंगी। तो ये एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के दौरान उत्पन्न होने वाली क्रिया कहलाती है। मास्ट कोशिका के द्वारा हिस्टामिन का स्रावण किया जाता है। सीरोटोनिन का स्रावण भी ये करता है। इसे वाहिका संकुचक कहा जाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर इसको कहा जाता है। ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है, उसको क्या करवा देता है? कम करवा देता है। व्यास कम हो जाएगा, इसका मतलब ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ता है। साथ ही अगर कोई चोट लगी हुई है, उससे जो रुधिर बह रहा है, तो उस रुधिर को बहने से कौन रोकेगा? ये वाहिका संकुचक सीरोटोनिन ही रोकता है। ठीक है, तो वाहिका संकुचक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर कहा जाता है। इसको क्या करता है? ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा देता है और ब्लीडिंग को रोकता है। ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये मास्ट कोशिका हिपेरिन नामक पदार्थ का स्रावण भी करती है। ये हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कहलाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहलाता है। और प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कब कार्य करेगा? जब कोई भी चोट नहीं लगी हुई है, रुधिर वाहिनियां जो हैं उन वो क्षतिग्रस्त नहीं है, तो जिन रुधिर वाहिनियों में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, उन रुधिर वाहिनियों में रुधिर का जो स्कंदन है वो रुधिर का स्कंदन नहीं होने देगी। इसलिए इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। कोएगुलेशन नहीं होने देता है, रुधिर का जमाव नहीं होने देता है। किसमें? उन रुधिर वाहिनियों में जिनमें क्या नहीं हुआ है, कोई भी चोट नहीं लगी हुई है, जो रुधिर वाहिनियां क्षतिग्रस्त नहीं है, उनमें रुधिर के जमाव को रोकता है। इसके अलावा मैट्रिक्स का स्रावण भी करती हैं। कौन? मास्ट कोशिकाएं मैट्रिक्स का स्रावण ये भी करती हैं, मैट्रिक्स का स्रावण ये भी करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैट्रिक्स का स्रावण किसके द्वारा होता है? फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आती है एडिपोसाइट। इनको वसा कोशिका भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? वसा कोशिका। वसा का संग्रहण ये करवाती हैं। ठीक है, अंडाकार होती हैं। कार्य इनका वसा का संग्रहण हो जाएगा। 2 प्रकार की हो जाती हैं, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट कहलाती हैं। इनमें जो वसा गोलिकाएं होती हैं वो वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? वसा गोलिकाओं के रूप में होता है, फैट की ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है। मोनोलोक्यूलर जो एडिपोसाइट होती हैं ये बड़े आकार की होती हैं, केंद्रक इनका बड़ा होता है, कोशिका द्रव्य इनमें कम कहलाता है। और व्हाइट फैट, श्वेत जो वसा है उसका संग्रहण ये करती हैं। तो इसके लिए याद रख लेना, मोनोलोक्यूलर में क्या बोलेंगे? बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका। केंद्रक बड़ा है इसलिए कोशिका द्रव्य अल्प होगा। कोशिका द्रव्य अल्प होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य यहां पर कम कहलाता है। और कौन सी वसा? श्वेत वसा का संग्रहण, श्वेत वसा का संग्रहण।
ठीक है। मल्टीलोक्यूलर की अगर बात करें तो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट में जो वसा गोलिकाएं होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, इस प्रकार कहलाती हैं। इनमें केंद्रक छोटा होता है जिससे कोशिका द्रव्य इनमें ज्यादा हो जाएगा। और मोनोलोक्यूलर की अगर बात करें तो ये एक ही गोलिका के रूप में पाई जाती है जिसमें केंद्रक कैसा होता है, बड़ा केंद्रक कहलाता है। कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, छोटी कोशिका, छोटी होती हैं ये, कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है, कोशिका द्रव्य अधिक होता है। और कौन सी वसा, भूरी वसा का संग्रहण करती हैं, भूरी वसा का संग्रहण, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आती है मीजेनकाइमा कोशिका। छोटी कोशिकाएं होती हैं, अनियमित आकार की ये कहलाती हैं। अंडाकार केंद्रक इनका होता है। इन्हें भी अविभेदित भ्रूणीय कोशिका कहा जाता है, टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। टोटिपोटेंट सेल वो होती है जो किसी भी कोशिका का निर्माण कर सकती हो। क्या कार्य करती है ये, अन्य कोशिकाओं के निर्माण का कार्य दर्शाती है मीजेनकाइमल कोशिका। नेक्स्ट आती है लिम्फोसाइट। अल्प संख्या में पाई जाती हैं, छोटी होती हैं, अनियमित आकार की कोशिका ये कहलाती हैं, ठीक है। केंद्रक कैसा है इनमें, बड़ा केंद्रक कहलाता है। तो लिम्फोसाइट का केंद्रक किस प्रकार का होता है ये भी पूछा जा सकता है। कार्य क्या है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती हैं और इसके अलावा एंटीबॉडी का निर्माण भी करवाती हैं। क्योंकि प्लाज्मा कोशिका बनेंगी तो प्लाज्मा कोशिका का क्या कार्य है, सबको पता है कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसके निर्माण के द्वारा, इम्यूनोग्लोबिन के निर्माण के द्वारा। तो ये अपनी लिम्फोसाइट होगी। लास्ट अपनी कहलाती है मैक्रोफेज कोशिका। ये दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और दूसरी सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। किसकी, वास्तविक संयोजी ऊतक की। अमीबीय आकार की होती है और इसका जो केंद्रक है ये इंपॉर्टेंट है, वृक्काकार केंद्रक। किडनी के जैसा केंद्रक किसमें पाया जाता है, मैक्रोफेज कोशिकाओं में पाया जाता है। इन्हें भक्षक कोशिका कहा जाता है क्योंकि ये भक्षक प्रकृति की होती हैं। जो अन्य पदार्थ कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी एंटीजन आएगा, उसको खा जाने का काम करती हैं। इसके व्यंजन कोशिका भी कहा जाता है क्योंकि ये साफ सफाई का कार्य भी करती हैं। जो मृत कोशिकाएं हैं उन मृत कोशिकाओं का भक्षण भी करती हैं, ठीक है। तो भक्षक कोशिका तो अन्य कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, बाहर से आने वाले प्रतिजनों को नष्ट करती हैं। और इसके व्यंजन इसलिए बोला है, मृत कोशिकाओं को, मृत कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, नष्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी बात होगी स्कैवेंजर कोशिका की। अब मैक्रोफेज कोशिकाएं शरीर के अलग अलग भागों में पाई जाती हैं, उनका नाम भी अलग अलग है। पहले इसको नोट डाउन करें, फिर इधर का ये पोर्शन इधर वाला मिटाकर मैं आपको मैक्रोफेज की जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में बता देता हूं। कौन कौन से अंग में कौन कौन सी मैक्रोफेज कोशिका को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीडियो को रोकें, नोट डाउन करें। हाँ भाई किया, ये इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, दिस पोर्शन। मैक्रोफेज कोशिका की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। मैक्रोफेज कोशिका कहाँ मिलेंगी, लंग्स में, लीवर में, यकृत में, रुधिर में, ब्लड में, मस्तिष्क में, ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा थाइमस में और इसके अलावा प्लीहा में, स्प्लीन में, ठीक है। तो इन अंगों की मैक्रोफेज कोशिकाएं, भक्षक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं।
लंग्स की जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं उसको डस्ट सेल कहा जाता है, डस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। लीवर की कफ्फर सेल कहलाती है, कफ्फर कोशिका कहलाती है। ब्लड की मोनोसाइट कहलाती है, ब्लड की मैक्रोफेज कोशिका को मोनोसाइट कहा जाता है। मस्तिष्क की मैक्रोफेज कोशिका को माइक्रोग्लियल कोशिकाएं या सेल के नाम से जाना जाता है। थाइमस की मैक्रोफेज को हैसल कणिका कहते हैं, हैसल्स कॉपसल, ठीक है। और स्प्लेन की क्या कहा जाता है, रेटिकुलर सेल, रेटिकुलर कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी बात होगी मैक्रोफेज कोशिका अलग अलग अंगों में किस किस नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात लिखी थी मैंने कि हिपेरिन जो है वो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कहलाता है। कुछ अन्य प्रतिस्कंदक और भी हैं, ठीक है, उनका नाम देख लेते हैं। ये मिटा दें इधर वाला। इसकी बात करते हैं कुछ अन्य प्रतिस्कंदक की, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से बन जाएंगे, हीरोडीन, हीरोडीन होता है, एनोफिलिन होता है, एनोफिलिन, और इसके अलावा लेम्प्रेडिन कहलाता है, लेम्प्रेडिन कहलाता है। हीरोडीन तो प्राप्त किया जाता है किससे, लीच से, जो एनेलिडा जो संघ है उससे संबंधित है। एनोफिलिन किसकी लार में उपस्थित है, फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर, मच्छर की लार में उपस्थित होता है। और लेम्प्रेडिन, लेम्प्रे पेट्रोमाइजोन से प्राप्त होता है, उसकी लार में उपस्थित होता है पेट्रोमाइजोन। ठीक है, ये तो हो गई कुछ अन्य प्राकृतिक करना है, इसको कृत्रिम नहीं है, ये भी प्राकृतिक ही है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट पहले अपन ने देखा ही था। कुछ कृत्रिम प्रतिस्कंदक भी होते हैं, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन, कौन कौन से हैं, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, और कौन सा हो जाएगा, EDTA। EDTA की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइलिन
डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिडिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हीरोडीन, इसको ब्लड सकिंग लीच भी कहा जाता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट होती है, ये ब्लड को सक करती है, रुधिर को चूसती है भोजन के रूप में। अब रुधिर ये जब अपने माउथ में लेगी तो उस जंतु के शरीर से तो रुधिर बाहर आ ही गया, बाहर आ गया, इसका मतलब रुधिर का स्कंदन हो जाना चाहिए। और वो रुधिर का स्कंदन कौन नहीं होने देता है? इसकी लार में पाया जाने वाला हीरोडीन जो है वो इसको जमने नहीं देता है, तो रुधिर को ये अपने भोजन के रूप में काम में लेती है। ऐसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो ये भी ब्लड को सक करेगा, रुधिर को चूसेगा, और उस दौरान भी रुधिर का स्कंदन हो सकता है, इसलिए उसकी लार में पाया जाने वाला एनाफिलिन उस रुधिर का जमाव नहीं होने देगा। पेट्रोमाइजोन भी एक्टोपैरासाइट कहलाता है, अन्य मछलियों के ऊपर और कुछ टॉर्टोइस के ऊपर, कछुओं के ऊपर। इसमें भी क्या पाया जाता है? लैम्प्रेडिन उपस्थित होता है, और ये लैम्प्रेडिन भी रुधिर का स्कंदन नहीं होने देता। ऐसे ही जो ब्लड बैंक होते हैं, जहां रुधिर को जो है बोतल के अंदर रखा जाता है, ठीक है, काफी लंबे समय तक इनको रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। ये सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, EDTA इनको काम में लिया जाता है, ठीक है। ये जितने भी प्रतिस्कंदक हैं ये कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट के रूप में काम करते हैं। कैल्शियम जो है उसको अपने से बांध लेते हैं, और कैल्शियम +2 फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग की रिएक्शन भी, रुधिर स्कंदन की क्रिया भी नहीं होगी। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या बोलेंगे? ये प्रतिस्कंदक Ca+2 बंधन इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी बात हो जाती है किसकी? इन 7 प्रकार की कोशिकाओं की। अब 3 प्रकार के तंतु कौन कौन से पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं अपन, ठीक है। इनको नोट डाउन करें पहले। हाँ बच्चों, अब अपन बात करते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, उसकी 7 प्रकार की कोशिकाओं के बाद 3 प्रकार के तंतु कौन से होते हैं? कोलेजन, इलास्टिन और जालिकावत, या इनको रेटिकुलर फाइबर भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी के रूप में ही देखें आप इसको। ये कोलेजन प्रोटीन के बने हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने हैं, ये रेटिकुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। ये अनब्रांच्ड कहलाते हैं, अशाखित होते हैं, ये शाखाओं में बटे होते हैं, और ये भी कैसे कहलाते हैं? शाखित कहलाते हैं। ये अप्रत्यास्थ होते हैं, इन इलास्टिक कहलाते हैं, इलास्टिसिटी नहीं होती है इनमें। ये प्रत्यास्थ कहलाते हैं, ये अप्रत्यास्थ कहलाते हैं। फैलाव की क्षमता नहीं होती, अप्रत्यास्थ है, फैलाव की क्षमता होती है, ठीक है। ये कठोर प्रकृति का होता है, ये कोमल होता है, और ये भंगुर कहलाता है। भंगुर का मतलब आसानी से टूट जाने वाला, इसको डेलिकेट कहा जाता है अंग्रेजी में, डेलिकेट टिश्यू ये कहलाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें, शरीर में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कोलेजन ही पाया जाएगा। आधात्री में बिखरे हुए रहते हैं कौन? इलास्टिन तंतु, और आधात्री मैट्रिक्स में स्कैटर्ड कहलाते हैं, बिखरे हुए। ये प्रमुखतया लसिका अंगों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट है वो भी यहाँ पर याद रख लें। ये जो कोलेजन है, इसको अगर उबाला जाएगा तो ये जेल जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसे उबालने पर यह जेली रूप में बदल जाता है, ठीक है। यहां उबालने का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उबालने का प्रभाव नहीं होता है।
ठीक है। और वहां भी बात करेंगे तो ये कैसे कहलाएंगे, अघुलनशील ही कहलाते हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा, अघुलनशील। अघुलनशील ही कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोलेजन जो फाइबर हैं इनके ऊपर कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम का उपचार किया जाए तो इनका पाचन हो जाता है। इनके ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम का उपचार किया जाए तो इनका भी पाचन हो जाता है। प्रोटीन है ना ये, इसलिए साथ लिखें, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन होता है। यहां अगर बात करें तो ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन होता है। एंजाइम द्वारा पाचन होता है। ठीक है। और यहां पर याद रख लेना कि यहां पर इस प्रकार के उपचार की कोई बात नहीं करेंगे। उपस्थित कहाँ होते हैं ये रेटिकुलर, ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, जो नवजात शिशु होता है उसमें पाए जाते हैं, या घाव वाला जो स्थान होता है वहां पर ये उपस्थित होते हैं। तो यहाँ एक बिंदु रख लेना आप, नवजात शिशु में तथा घाव वाले स्थान पर अधिक होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये अपने कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर था, वास्तविक संयोजी ऊतक, उसकी 7 प्रकार की कोशिकाएं, ये 3 प्रकार के तंतु, और अंत में आधात्री की बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स की। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर ये इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं मैट्रिक्स लिखने के लिए। हाँ भाई, नोट डाउन किया, मिटा दें। आधात्री मैट्रिक्स तीसरा आ जाएगा इसका, आधात्री, या इसे ही क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स, आधारभूत पदार्थ कहलाता है। आधारभूत पदार्थ ये क्या है, मॉडिफाइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, रूपांतरित म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसे क्या कहा जाता है, हाई एल्यूरोनिक अम्ल, हाई एल्यूरोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो जाती है अपनी किसकी, मैट्रिक्स की। अब अपन जो है ये जो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू, एनसीईआरटी ने इनको 3 भागों में बांटा है, ढीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, उनकी बात करेंगे। इसको नोट डाउन कर ले पहले। हाँ बच्चों, संयोजी ऊतक के 3 प्रकारों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा, ढीले संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लूज सीटी, लूज सीटी के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाता है, डेंस सीटी कहलाता है। डेंस सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। ये क्या कहलाता है, स्पेशलाइज्ड सीटी कहलाता है। स्पेशलाइज्ड सीटी कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये जो ढीले संयोजी ऊतक हैं, इसमें 2 प्रकार आते हैं। एक त्वचा गर्तिका संयोजी ऊतक कहलाता है, जिसको एरियोलर सीटी कहा जाता है, और इसको जो है वो एडिपोज सीटी कहा जाता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। एडिपोज या वसामयी जो ऊतक हैं, ये त्वचा गर्तिका का ही रूपांतरण कहलाता है। तो ये दोनों ही क्या हैं, ढीले संयोजी ऊतक हैं, लेकिन इन दोनों में भी कंपेयर करना पड़े
कि ज्यादा ढीला कौन है। ज्यादा ढीले का मतलब है ज्यादा अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाए, वो किस में पाया जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मोर लूज कहलाता है, ज्यादा ढीला कहलाता है, किससे, एडिपोज से भी। ठीक है, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सघन नियमित आ जाएगा। अब ये जो सघन नियमित है, रेगुलर और अनियमित, ये किसके कारण बनते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है और जो तंतुओं के बंडल पाए जाएंगे उनकी व्यवस्था कैसी है। अगर वो नियमित रूप से एकांतर क्रम में उपस्थित है तो सघन नियमित हो जाएगा, और क्रिस क्रॉस मैनर में या जिग जैग मैनर में पाए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सघन अनियमित कहा जाता है। विशिष्टीकृत ऊतक में उपास्थि की बात करेंगे, अस्थि की बात करेंगे और रुधिर के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। बस ये याद रखेंगे ये रुधिर किस में आता है, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतकों में आता है। रुधिर आपने कहाँ पढ़ लिया है, रुधिर आपने पहले ही अध्ययन कर लिया है परिसंचरण तंत्र के दौरान। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। इसका फ्लो चार्ट एग्जाम्पल सहित मैं बना देता हूं और उसके बाद इसको देखते हैं अपन। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू ढीले संयोजी ऊतक की सबसे पहले बात करते हैं अपन। कोशिका और तंतु अर्ध तरल आधात्री में शिथिलता से जुड़े रहते हैं, ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, ढीला संयोजी ऊतक कहलाता है। ये ढीला संयोजी ऊतक दो प्रकार का है, एक कहलाता है एरियोलर, जिसको त्वचा गर्तिका संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एरियोलर सीटी के नाम से भी जाना जाता है कनेक्टिव टिश्यू, और इसको एडिपोज सीटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिपोज सीटी कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। त्वचा गर्तिका संयोजी ऊतक त्वचा के ठीक नीचे उपस्थित होता है, बहुतायत में पाया जाता है, सर्वाधिक उपस्थित होता है ये। ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक अंतरकोशिकीय स्थान भी इसमें कहलाता है। तो यहाँ पर अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होता है लूज में, दोनों में ही ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में से भी ज्यादा किस में है, एरियोलर में, इसलिए ज्यादा ढीला संयोजी ऊतक कौन सा हो गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अवकाश जो उपस्थित होता है उसे एरियोली कहा जाता है। कुछ इलास्टिक तंतु तो उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, उपस्थित होते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूं प्रेजेंट होंगे, परंतु रेटिकुलर तंतु जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। और कोशिकाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज तथा मास्ट कोशिकाएं जो हैं वो ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम एनसीईआरटी ने बोला है, वो डायग्राम आपके सामने मैं बना देता हूं। जैसे तो आपको पहचानना होता है कि वो डायग्राम कौन से ऊतक का है। एरियोलर का इस प्रकार का एक डायग्राम बता रखा है, जिसमें क्या दिखा रखा है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका दिखा रखी हैं इस प्रकार से, ब्रांच्ड फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं जो किसका निर्माण कर रही हैं, तंतुओं का निर्माण कर रही हैं, फाइबर का फॉर्मेशन करवा रही हैं, इनसे ये फाइबर्स निकल रहे हैं। ठीक है, फाइबर्स यहाँ से उत्पन्न होकर फिर कहाँ फैल रही हैं, इसकी आधात्री में फैल रही हैं। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट के अलावा अन्य कोशिका भी पाई जा रही हैं, जैसे मैक्रोफेज कोशिका कहला रही है। ठीक है, यहाँ मैक्रोफेज बता रखी है एनसीईआरटी ने, यहाँ एक मैक्रोफेज बता रखी है। ठीक है, इसके अलावा मास्ट कोशिका भी बता रखी है, ये मास्ट कोशिका भी बता रखी है। मास्ट कोशिका के लिए तो याद रखना कैसा केंद्रक होता है भैया, 2 से 3 पालित केंद्रक कहलाता है, एस आकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ कैसा होता है, मैक्रोफेज में किडनी आकार का केंद्रक कहलाता है, किडनी शेप केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो लेबलिंग कर देते हैं इसकी। ये तो क्या हो गई, फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या कहला गई, मैक्रोफेज, इसको यहाँ पर लेबल करके बताया इन्होंने, मैक्रोफेज। ये क्या कहला गई, मास्ट सेल, मास्ट कोशिका कहला जाती है। ये क्या, किसका निर्माण हो रहा है, तंतु, फाइबर्स, फाइबर्स कहला रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाता है, अर्ध तरल पदार्थ मैट्रिक्स। और ऐसे ही वसा में जो ऊतक हैं त्वचा के नीचे ही पाया जाता है, वसा संग्रहण हेतु रूपांतरित कोशिका है। एरियोलर कोशिका का रूपांतरण ये कहलाती है, इसके मॉडिफिकेशन से ही क्या बना है, एडिपोज बनाए, और एडिपोसाइट जो हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं।
और एडिपोसाइट दो प्रकार की, मोनोलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर, ये अपन ने पहले भी देख लिया था। इसका भी एक डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाकर दे रखा है। इस प्रकार की एक हेक्सागोनल कोशिका बनाई हुई है, ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या बता रखा है, यहाँ इसके केंद्रक का स्थान बता रखा है, केंद्रक पाया जाएगा और ये वसा संग्रहण क्षेत्र हो जाएगा यहाँ का। इसके बगल में फिर अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार, ठीक है। अपन तो एक को ही देख लेते हैं। यहाँ क्या उपस्थित हो जाएगा, इसका केंद्रक उपस्थित हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाता है। तो क्या क्या हो गया, ये तो न्यूक्लियस कहला गया, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहला गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वसा संग्रहण क्षेत्र कहला गया। वसा मार्कर कौन सा चला गया, वसा संग्रहण क्षेत्र कहला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का ये टिश्यू क्या कहलाता है, एडिपोज कहलाता है। एग्जाम्पल पे आ जाएं, टीला सबक्यूटेनिया, ठीक है। त्वचा तथा पेशियों के मध्य क्या पाया जाता है, एक एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है, टीला सबक्यूटेनिया। त्वचा तथा पेशियों के मध्य, त्वचा तथा पेशियों के मध्य उपस्थित होता है ये, ठीक है। ऐसे ही सब म्यूकोसा, अधो म्यूकोसा किसकी, आंतरिक क्षेत्र की, ट्रेकिया की, ब्रोंकाई, क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू। एंडोमाइसियम एक पेशी के बाहर, एक पेशी के बाहर, ठीक है। ऐसे ही एंडोन्यूरियम, इसमें क्या हो जाएगा, एक तंत्रिका के बाहर हो जाएगा। अंडाशय का जो मध्यांश भाग होता है, मेडुला भाग, ये आपको बताया हुआ है जनन तंत्र के दौरान, वो भी कैसा है, त्वचा गर्तिका संयोजी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। वृषण नलिकाओं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तथा रेता नलिकाएं, रेटेटेस्टिस जो होती है, उनके चारों ओर पाए जाने वाला क्या कहलाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। इधर आ जाएं, वसा में उत्तक त्वचा के नीचे पाया जा रहा है वसा संग्रहण हेतु रूपांतरित कोशिकाएं हैं, एरियोलर कोशिका का रूपांतरण ये कहलाता है। और एडिपोसाइट जो है वो सर्वाधिक पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये जो एडिपोसाइट हैं, इनमें वसा का संग्रहण जो है वसा गोलिकाओं के रूप में होता है। अगर ये एकल रूप में ही उपस्थित होती है तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोलोक्यूलर। और वो अगर छोटी छोटी गोलिकाएं पाई जाती हैं तो वो मल्टीलोक्यूलर। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मोनोलोक्यूलर है, इसका मतलब केंद्रक बड़ा है, कोशिका द्रव्य अल्प है। साइटोप्लाज्म अल्प होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कम है, इसका मतलब है कोशिकांग भी कम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी अल्प होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इसका मतलब ऊर्जा का उत्पादन भी कम होता है। अल्प ऊर्जा मिलेगी यहां से, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है मोनोलोक्यूलर जो थे वो कौन सी वसा का संग्रहण, सफेद वसा, श्वेत वसा का संग्रहण कर रहे थे। तो श्वेत वसा से जो ऊर्जा प्राप्ति होती है वो अल्प ऊर्जा अपने को मिलती है, जबकि मल्टीलोक्यूलर क्या कर रहे थे, भूरी वसा। और इस भूरी वसा के लिए क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहां ज्यादा हो जाएंगे, ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, अधिक ऊर्जा। और लगभग याद रख लेना, अपनी कॉपी में ही बगल में लिख लो, भूरी वसा सफेद वसा की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। और ऐसा किसमें पाया जाता है, जो शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं जो जंतु, ठीक है, हाइबरनेटिंग जो जंतु होते हैं, उनकी त्वचा के नीचे ये पाई जाती है, ठीक है। और शीत निष्क्रियता का मतलब हो गया ठंड के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करवाते हैं।
ऐसे ही जो नवजात शिशु होता है उसकी त्वचा में भी भूरी वसा की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख देना, मल्टीलोक्यूलर का एग्जाम्पल बन जाएगा नवजात शिशु की त्वचा के नीचे, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा शीत निष्क्रियता दर्शाने वाले जंतुओं में, ठीक है, क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है। जबकि मोनोलोक्यूलर श्वेत वसा किस में पाई जाती है, पेनिकुलस एडिपोसस, जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उसकी त्वचा के नीचे पाई जाने वाली श्वेत वसा की परत क्या कहलाती है, पेनिकुलस एडिपोसस कहलाती है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, स्तनधारियों की त्वचा के नीचे श्वेत वसा की परत पेनिकुलस एडिपोसस। ऊंट की कुबड़ में वही श्वेत वसा पाई जाएगी। मेरिनो भेड़ की एक नस्ल है, उसकी पूंछ में भी मोनोलोक्यूलर या श्वेत वसा ही पाई जाती है। ब्लबर जरूर याद रखना, जो व्हेल मछली होती है, जो हाथी होता है, उसकी त्वचा के नीचे पाया जाता है ये ब्लबर। ठीक है, तो व्हाइट फैट की श्वेत वसा की मोटी परत जो व्हेल मछली तथा एलिफेंट की त्वचा के नीचे उपस्थित होती है। व्हेल तथा हाथी की त्वचा के नीचे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही पीली अस्थि मज्जा में भी कौन सी वसा पाई जाती है, ये मत बोल देना पीली वसा पाई जाती है, पीली वसा तो होती नहीं है, वसा तो दो ही है, भूरी वसा कहलाती है, श्वेत वसा कहलाती है। और यहाँ याद रखने वाला ये है कि भूरी वसा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्ति होती है बजाय किसके, श्वेत वसा से। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी बात हो गई किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब अपन बात करेंगे किसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो पहले तो इसको नोट डाउन करें, वीडियो को रोककर। हाँ भाई, नोट डाउन किया। अब बात करते हैं अपन अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर अपना यहीं कंप्लीट होता है, कल अपना फाइनल लेक्चर रहेगा। इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू बताएंगे, अस्थियां बताएंगे, आपको मसल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, तंत्रिकाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ठीक है, उसके अलावा एक एडिशनल लेक्चर के रूप में न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सघन संयोजी उत्तक की। ठीक है, ढीले संयोजी उत्तक के बाद में दूसरा आ जाएगा सघन संयोजी उत्तक। ये वे उत्तक हैं जहां तंतु और फाइब्रोब्लास्ट आदात्री में जटिलता से उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के परस्पर स्थित होते हैं, पास पास स्थित पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या सघन संयोजी उत्तक पाया जाता है। अब ये जो व्यवस्था है तंतु और फाइब्रोब्लास्ट की, ये नियमित भी हो सकती है और ये अनियमित भी हो सकती है। नियमित का मतलब क्या है, जो एनसीईआरटी ने 2 डायग्राम इनके बताए हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो नियमित व्यवस्था का मतलब क्या है और अनियमित व्यवस्था का क्या मतलब है, दोनों को देखें आप। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली किसकी भैया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ क्या कहलाएगा, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से फाइब्रोब्लास्ट उपस्थित होती हैं। इन फाइब्रोब्लास्ट की जो व्यवस्था है ये किस प्रकार की होती है नियमित में, फाइब्रोब्लास्ट समानांतर तंतु गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं, एक ही लाइन में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, और किसके बीच पाए जा रहे हैं, जो तंतुओं के गुच्छे होंगे उनके बीच पाए जाएंगे। ये तंतुओं का एक गुच्छा बन गया, ये दूसरा बन गया। इस प्रकार तंतुओं के गुच्छे उपस्थित होंगे। उन तंतुओं के गुच्छों के मध्य क्या पाए जाते हैं, समानांतर पैरेलल उपस्थित होते हैं और एक सीधी कतार में ये पाए जाते हैं। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, नियमित कहलाती है। अनियमित व्यवस्था कौन सी हो जाएगी, जहां अपने को पता ही नहीं हो कि फाइब्रोब्लास्ट और जो तंतु पाए जा रहे हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है। ये क्या कहलाता है, अनियमित प्रकार कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई फाइब्रोब्लास्ट। और
जो गुच्छे होंगे तंतुओं के उनकी भी व्यवस्था जो है वो कुछ ज्ञात नहीं होती है। अनियमित रूप से अगर ये उपस्थित हो तो ये क्या कहलाता है, अनियमित टाइप का उत्तक बन जाएगा। ये तो अपनी कहला गई फाइब्रोब्लास्ट, यहां पर भी फाइब्रोब्लास्ट ये बनी जाएगी। ये कहला गया अपना तंतुओं का गुच्छा, तंतुओं का गुच्छा। ठीक है बच्चों, ये यहां पर तंतुओं का गुच्छा कहला गया। तो ये तो कैसा है, सघन नियमित है, डेंस रेगुलर है। ये कैसा है, सघन अनियमित है, डेंस इरेगुलर है। डेंस रेगुलर फाइब्रोब्लास्ट समानांतर तंतु गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। और ऐसा कहां देखा जाता है, कंडरा और स्नायु में। कंडरा तो वो संरचना होती है जो अपनी स्केलेटल जो मसल होती हैं, कंकाली जो पेशियां होती हैं, उनका जुड़ाव करता है किसके साथ में, कंडराएं तो कहलाएंगी, पेशियों को जोड़ेगी किसके साथ, अस्थि के साथ में। पेशियों को अस्थि के साथ जोड़ती है। ठीक है। और स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक स्नायु कहलाता है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला, आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक ठीक है बच्चों। तो ये अपनी क्या कहला जाती हैं, कंडरा का मतलब होता है टेंडन्स और स्नायु का मतलब होता है लिगामेंट। ठीक है। ऐसे ही सघन अनियमित की बात करें, तंतु और फाइब्रोब्लास्ट का विन्यास भिन्न होता है। एक एकांतर क्रम में ये उपस्थित नहीं होते हैं, पैरेलली अरेंज नहीं होते हैं, समानांतर रूप से इनका विन्यास नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अनियमित व्यवस्था कहा जाता है। ये टिश्यू क्या कहला गया, डेंस इरेगुलर टाइप कहला गया। ऐसा कहाँ देखा जाता है, त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें किस प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, किस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये दो प्रकार का बन जाएगा। ठीक है। अब वो दो प्रकार कौन से कहलाएंगे, श्वेत सघन कहला सकता है और दूसरा जो है पीला सघन संयोजी ऊतक कहला सकता है। श्वेत सघन में पैरेलल व्यवस्था या नियमित अगर रूप होगा तो उसे क्या कहेंगे, रज्जु रूप कहेंगे। और अगर नियमित नहीं होगा, अनियमित रूप पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, सीट कहा जाता है। तो एक तो कॉर्ड बन जाता है और एक सीट बन जाता है। उन दोनों की बात करते हैं उदाहरण के सहित, इसको नोट डाउन करें पहले। हाँ बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वही सघन संयोजी ऊतक, इसको किस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, श्वेत तंतुमयी संयोजी ऊतक, और दूसरा कहलाता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या पीले तंतुमयी संयोजी ऊतक। श्वेत तंतुमयी संयोजी ऊतक कोलेजन तंतु सर्वाधिक पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट तथा मास्ट कोशिका ज्यादा पाई जाती हैं। पीले तथा रेटिकुलर तंतु जो है वो अनुपस्थित होते हैं। किसमें, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें येलो जो इलास्टिन फाइबर जिनको अपन ने बोला वो भी नहीं मिलेंगे, और रेटिकुलर फाइबर ये भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो व्यवस्था है श्वेत तंतुमयी संयोजी ऊतक की, ये दो प्रकार की कहलाती है। मैंने पहले भी बताया था, अगर पैरेलली अरेंज्ड होंगी मैट्रिक्स के साथ में कौन, कोलेजन के तंतु, तो रज्जु व्यवस्था बनेगी। और यादृच्छिक रूप से रैंडमली अरेंज रहेंगे, क्रिस क्रॉस पैटर्न में पाए जाएंगे कि जिसकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं होगी, अनियमित रूप होगा, वो आवरण कहला जाएगा। श्वेत तंतुमयी संयोजी ऊतक का जो कोलेजन तंतु तथा मैट्रिक्स जो है वो एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं, मतलब पैरेलली पाए जाते हैं वो। और उदाहरण इसका क्या बन जाता है, कंडरा बन जाता है, जो अभी अभी पहले ठीक इससे पहले मैंने आपको बताया भी है। और कंडरा टेंडोन्स कौन सी संरचना है, जो कंकालीय पेशी को किससे जोड़ती है, अस्थियों से जोड़ने का कार्य करती है, क्या कहलाती है, कंडरा कहलाती है। परिभाषा पहले लिख दी थी अपन ने इसकी। ठीक है। अगली बात आती है आवरण के रूप में
तो आवरण के रूप में क्या बोलेंगे, कोलेजन तंतु तथा मैट्रिक्स यादृच्छिक क्रम में उपस्थित होते हैं। यादृच्छिक क्रम का मतलब हो गया कि अनियमित रूप से विन्यासित रहते हैं ये। और उदाहरण इसका बन जाएगा पेरिकॉन्ड्रियम, ओस्टियम, पेरिकार्डियम, रीनल कैप्सूल, ट्यूनिका अल्बुजिनिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये पेरिकॉन्ड्रियम किसका आवरण बनाती है, कार्टिलेज का, ठीक है, उपास्थि का आवरण बनाएगी। पेरिओस्टियम अस्थि का आवरण बनाएगी। पेरिकार्डियम हृदय का आवरण बनाती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आवरण है भैया, आवरण बना रही हैं। किसका आवरण है, पेरिकॉन्ड्रियम तो किसका है, उपास्थि का, उपास्थि का आवरण है। पेरिओस्टियम किसका है, अस्थि का आवरण है। और पेरिकार्डियम किसका है, हृदय का आवरण कहलाता है, हृदय का आवरण कहलाएगा। ऐसे ही रीनल कैप्सूल वृक्क का आवरण है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया वृषण का आवरण है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया ग्रसिका ईसोफेगस, इसके अलावा ट्रेकिया हो गई, ब्रोंकियोल्स हो गए, इनका आवरण ये बनाती हैं। तो रीनल कैप्सूल वृक्क का बन जाएगा, वृक्क का आवरण, ठीक है। और अल्बुजिनिया वृषण का आवरण, और एडवेंटिशिया किसका, ईसोफेगस, ट्रेकिया, ठीक है। और आगे ब्रोंकाई, ठीक है, श्वसनी, इसका आवरण भी ये बनाती हैं। तो ये अपने एग्जाम्पल बन गए किसके, आवरण जो शीट के रूप में पाए जाते हैं उनके। एक मिनट, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है, इसको अलग कर दिया है मैंने इस वाले से। दूसरा, पीले संयोजी उत्तक की अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, इलास्टिन तंतु सर्वाधिक होते हैं इसमें। कुछ कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं होते हैं, रेटिकुलर तंतु, जालिकावत तंतु अनुपस्थित होते हैं। ये भी रज्जु के रूप में और आवरण के रूप में मिलेगी। रज्जु की परिभाषा ये वाली ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर तंतु कौन से बोलेंगे, इलास्टिन तंतु सर्वाधिक हैं। तो इलास्टिन तंतु मैट्रिक्स में जो है किस रूप में पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब रज्जु कहलाएगा। उदाहरण इसका स्नायु बन जाएगा, लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। अब लिगामेंट में दो चीजें याद रख लेना, अपने शरीर में सबसे मजबूत लिगामेंट इलियोफीमोरल लिगामेंट कहलाता है। फीमर जो अस्थि है, जो पश्चपाद की कहलाती है, वो इलियम के साथ जुड़ती है, जो श्रोणीय अस्थि का ही एक भाग कहलाती है। तो यहाँ पाया जाने वाला जो स्नायु ये सबसे मजबूत होता है। तो स्नायु के लिए याद रख लेना इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल स्नायु सबसे मजबूत। सबसे मजबूत ये कहलाता है। इसके अलावा लिगामेंटम न्यूचिया भी होता है, जो घास करने चरने वाले जानवर होते हैं उनकी जो ग्रीवा कशेरुका है उनके बीच में क्या पाया जाता है, लिगामेंटम न्यूचिया भी उपस्थित होता है। ऐसे ही जो अपनी अन्य कशेरुकाएं हैं उन कशेरुकाओं के मध्य क्या पाया जाता है, लिगामेंटम फ्लेवा भी उपस्थित होता है। ये मजबूत लिगामेंट कहलाते हैं। आपको इलियोफीमोरल लिगामेंट याद रखना है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। आवरण के रूप में पाया जाएगा। तो इलास्टिन तंतु जो है वो मैट्रिक्स के साथ में कैसा विन्यास दर्शाएंगे, यादृच्छिक क्रम में विन्यास दर्शाएंगे। मैंने यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखी है, परिभाषा आप बना लेना। इलास्टिन तंतु मैट्रिक्स के साथ में किस रूप में, यादृच्छिक क्रम में, क्योंकि ये भी आवरण बना रहा है। तो ये क्या कहलाता है, पीले तंतुमय संयोजी उत्तक आवरण का रूप बन जाएगा। ऐसा कहाँ पाया जाता है, रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी और कुपिका भित्ति, इनकी भित्तियों में ये उपस्थित होता है। ये शीट के रूप में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी बात होती है किसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर। अब इसमें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, उपास्थि, अस्थि, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। रुधिर की बात करनी नहीं है, और पेशी और तंत्रिका के विषय में थोड़ा बहुत बताना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए भैया इतना ही। ओके, थैंक यू।